सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो अब मार्च का वो महीना जब पूरे दुनिया में हमने देखा कि हालात बड़े सख्त और कशीदा थे, लेकिन उस महीने में भी पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल रहा। तकरीबन 3000 कंपनीज के रजिस्ट्रेशन SECP में हुई है। तो अब आगे ये कॉन्फिडेंस किस तरह से मजीद बढ़ सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। तो अहमद साहब, इस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर गुफ्तगू करने से पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट कराची में हुई और के इलेक्ट्रिक का चेयरमैन शरियात चिश्ती साहब को अपॉइंट किया गया, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़े एतमाद का उन पर इजहार किया और पिछले 15-20 दिनों में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी में भी हमने एक ओवरनाइट चेंज देखा है, बड़ा एक पॉजिटिव चेंज। तो इस पर किस तरह से आप तबसरा करेंगे, ये कितना बेहतर है इस वक्त कराची और खासतौर पर के इलेक्ट्रिक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शरियात चिश्ती साहब का कि ये MD के पोजीशन पर आना, मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली है। शरियात साहब एक पुराने मंजे हुए प्रोफेशनल भी हैं और उस काम को समझते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी को जो है वो बेहतर तरीके से आगे चला सकेंगे। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद रिसेंटली आपने चेंजेस भी देखने शुरू किए हैं के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एक अच्छा फैसला है और इसके अच्छे दूरस्त नताइज बरामद होंगे इंशाल्लाह। सही। और अहमद साहब, इनकी कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा कि बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती रही है। मार्च में हमने देखा कि पाकिस्तान में 58 जो कंपनीज़ हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। ओवरऑल 3000 कंपनीज SECP में रजिस्टर हुई हैं। तो ये कितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी के लिए? देखिए, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है उसको हम सब वेलकम करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। और ये एक सिलसिला अब शुरू हो गया है कि इन हालात में भी पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, लोग चौक दर चौक आ रहे हैं। और फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारी बाहर से रेमिटेंस का फिगर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो 40 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और आगे जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वो न सिर्फ ओपन अप हो रहे हैं, बल्कि हम अच्छे इन्वेस्टर्स को सारी दुनिया से अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। SIFC ने जो बीज बोया था, आज मैं समझता हूँ कि उसका फल देने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तादाद में मुतवक्का है इंशाल्लाह। सही। तो ये अब 3000 कंपनीज ऐसे महीने में रजिस्टर होना जब जंग का माहौल था, जंग चल रही थी, पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल महदूद हुई थी। तो आगे पाकिस्तान ने जो इस जंग में रुकवाने में जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कामयाबी हासिल की, उसके असरात, उसके समरात अब पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल ये 3000 कंपनियां जो है वो ये बताती हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग कॉन्फिडेंस करते हैं, और जिस मुल्क में लोगों का कॉन्फिडेंस होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट्स बहुत आती हैं। दुबई की आप मिसाल ले लें, UAE की मिसाल ले लें, एक कॉन्फिडेंस था, ताबड़तोड़ कंपनियाँ रजिस्टर हुई, वहाँ पर हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट आई। तो आज ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी आ सकती है और मैं किसी तरह भी जो है मैं समझता हूँ कि जो सिलसिले चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान में न सिर्फ अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी बल्कि अच्छा इंशाल्लाह काम भी होगा। सही। और मतलब जिस तरह हम ये देख रहे थे कि पिछले 40 से 50 दिन ओवरऑल हमारी इकॉनमी के लिए बड़े सख्त थे, इंडिकेटर्स हमारे पूरे हिल कर रह गए, हमारी स्टॉक बड़ी डाउन हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिकवरी फेज़ में आई है, इंडिकेटर्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट, स्टॉक ओवरऑल, ये सब अब रिकवर कर जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, कोई डाउट नहीं है इसमें कि स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे पीक पे थी, 194 के लगभग थी, 144 पे आ गई, 144 से दोबारा हम 170 के लगभग आ गए। तो मैं समझता हूँ कि कोई दिन दूर नहीं है कि जब हम 194 का पीक दोबारा भी टच कर लें और मार्केट जो है उसकी पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई जंग नहीं हो रही थी, लेकिन उस जंग के असरात पाकिस्तान में बहुत पड़ रहे थे। वो असरात जब ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केट अपनी पुरानी रविश पर इंशाल्लाह दोबारा बहाल हो जाएगी और इन्वेस्टर्स ने जो ट्रस्ट किया है, कॉन्फिडेंस किया है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे, उसका वसूल भी इंशाल्लाह इनको मिलेगा। सही। और अहमद साहब, जो गल्फ कंट्रीज़ पर इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हिला है, शेकी हुआ है, वो इन्वेस्टर क्या पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं? पाकिस्तान उनके लिए एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर के सामने आ सकता है? देखिए, ऑब्वियसली बिल्कुल आ सकता है। पाकिस्तान को वो इन्वेस्टमेंट जो दुबई जाना था, UAE जाना था या दूसरे उनके खलीजी ममालिक को जाना था, वो पाकिस्तान की तरफ बहुत जल्दी डाइवर्ट हो सकता है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमें अपनी प्रॉपर मार्केटिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है और बाय एंड लार्ज हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से पाकिस्तान की
न सिर्फ मार्केटों में परफॉर्म ये कर सकते हैं, बल्कि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो सबको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक से मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अब सामने आ गई और इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक पिक्चर है, उसको खासा मोहतात अंदाज में पेश किया है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कम हो रहा है और महंगाई में इजाफा हो रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर्स के दोबारा बढ़ने का खतरा भी मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ स्टेबिलिटी के आसार दिखाई दे रहे थे, तो अब दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुकी है। ऐसे में दोस्त ममालिक की तरफ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आने वाले चैलेंजेस को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है। सऊदी अरब की तरफ से इजाफी $3 अरब पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ $5 अरब को 3 साल की तवील मुद्दत के लिए रोल ओवर भी करने के इशारे मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहाँ पर इस सिलसिले में बहुत अहम पेशरफ कुछ ही दिनों में सामने आनी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। मशरिक़ वस्ता जंग से पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला एनर्जी का है। पाकिस्तान अपनी तकरीबन 90% तेल और गैस की ज़रूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। अगर वहाँ जंग या सप्लाई में खलल आता है तो इसका फौरी असर पाकिस्तान में महंगाई के साथ करेंसी की वैल्यू और इंपोर्ट बिल पर भी पड़ता है। अब IMF ने फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3.5% कर दी है। पिछले साल के मुकाबले में ये सिर्फ 0.5% की कमी दिखाई देती है, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि एक साल में कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। ये इस बात का इशारा है कि मईशत की रफ्तार महदूद रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए ग्रोथ रेट को 3.5% ही रखा है, जबकि हुकूमत की तरफ से फिस्कल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ रेट 4.2% था। IMF ने अपनी रिपोर्ट में महंगाई के जो फिगर्स हैं उसको 8.4% तक बढ़ा दिया है, यानी आवाम पर कीमतों का दबाव बरकरार रहेगा। इस रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट भी तकरीबन दुगना होकर $5 अरब तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए ज़्यादा डॉलर दरकार होंगे और अगर ये गैप पूरा ना हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दबाव में आ सकते हैं। इस माह 3 अप्रैल के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्टेट बैंक के रिजर्व तकरीबन $16.4 अरब हैं। ये पिछले बहरान के मुकाबले में तो खासे बेहतर हैं, मगर फिर भी सिर्फ 2.5 यानी 2.5 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। अब अगर तेल महंगा हुआ तो यही ज़खायर बहुत तेज़ी से कम भी हो सकते हैं और आलमी सतह पर सूरत हाल इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि रोज़ कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी नीचे आती है। आलमी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर तेल की कीमत $100 से $125 फी बैरल के दरमियान रहती है तो दुनिया तकरीबन ग्लोबल रिसेशन के करीब पहुँच सकती है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। महंगा फ्यूल, रुपए की कमजोर हैसियत और बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल। इसके नतीजे में बिजली के साथ ट्रांसपोर्ट, खुराक सब महंगे हो जाते हैं। अब इस चैलेंज से पाकिस्तान को निपटना कैसे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब चौधरी साहब, ये जो आउटलुक रिपोर्ट IMF की है, ये तस्वीर आगे नहीं दिखा रही है। $3.5 अरब की अगर हम ये पेमेंट कर भी देते हैं UAE को, सऊदीया से रिजर्व्स में $5 अरब इजाफी आ भी जाते हैं, आगे के रोल ओवर्स भी मिल जाते हैं। इसके बावजूद भी क्या एक स्टेबल पोजीशन में हम होंगे? देखिए, जो IMF की रिपोर्ट आई है, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो वाकई जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इतनी हौसला अफजा नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में ना दोनों सिनेरियोज को जो है वो डिस्कस किया गया है। मतलब अगर जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है, प्रोलॉन्ग करती है, तो क्या उसके नताइज हो सकते हैं, या अगर जंग जो है जैसा कि इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं कि जंग का तकरीबन खात्मा नज़र आ रहा है और गुड नोट के ऊपर नज़र आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हो सकता है कि एक तारीखी मुआहदा हो जाए और जिसमें नो डाउट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम इसमें किरदार है और उसको वी कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को इसमें कोई किसी किस्म का कोई क्रेडिट ना दें। तो ये यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आगे डेफिनेटली इन सारी कामयाबियों को हमें अपने लिए जो है वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स में भी कन्वर्ट करना है। तो IMF की रिपोर्ट को अगर हम एक तरफ रख दें फॉर द टाइम बीइंग, जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं वो देखें, तेल की कीमत को अगर आप बात करें तो 110, 15, 20 तक भी गई थी और कल तक, परसों तक बल्कि ये ट्रेड हो रही थी 100+ के ऊपर, $102, $103 पर बैरल इसकी जो है वो चल रही थी प्राइस। नाउ इट इज़ डाउन टू $92 पर बैरल। और इसी तरीके से जो अगर हालात हमारे इसी तरह मुनासिब रहेंगे इंशाल्लाह, तो ये एवरेज जो इवन IMF का भी यही इसमें तज्जिया है कि वो $75 के ऊपर जो है वो इसकी प्राइस जो है वो 2026 या 27 में आ सकती है।
अकॉर्डिंग टू दिस अगर इस प्राइस के ऊपर आ जाती है वो कीमत $75 पर बैरल के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये जो पिक्चर पेश की गई है कि 3.5% की ग्रोथ होगी या इन्फ्लेशन जो वो बहुत बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल में उसमें शायद जो है वो हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे सकें और हमारी ग्रोथ जो है 3.5% के बजाय दैट कुड टच 4% इन 2027। इन एडिशन जिस तरीके से अभी स्टार्ट हुआ है, हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट या जो हमारे ज़र मुबादला के जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर जो इफेक्ट आया है उसको भी डेफिनेटली अभी तो बेल आउट किया है सऊदी अरेबिया ने कि $3 बिलियन जो हमें यूएई को देने थे तो उसको कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक इब्तिदा है। आने वाले दिनों में जो है वो इसमें मजीद इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारा जो करंट अकाउंट की जो आप बात कर रहे हैं, जो आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि $5 बिलियन तक जो है वो जा सकता है, तो मेरे ख्याल में जो है ना ये इतना नहीं जाएगा और जाना चाहिए भी नहीं। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही। तो चौधरी साहब, पिछले 7 दिन में जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो कामयाबी मिली, जो पजीराई मिली, दुनिया भर में तारीफ हुई और अगले 6-7 दिनों में भी जो पाकिस्तान की पोजीशन रहनी है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होनी है अगर ये दूसरा फेज़ भी मुज़ाकरात का पाकिस्तान में हो जाता है कामयाबी के साथ। तो इसको अगर हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक फ्यूचर से थोड़ा सा कनेक्ट करें तो कोई फ़ायदा हमें इसका होना है? इससे हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकेगी या ट्रेड हम ज़्यादा कर सकेंगे? और आईएमएफ इसको कंसीडर कर सकता है या नहीं कर सकता इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसको थोड़ा जोड़ें सूरत हाल को? देखें, मैं तो बड़ा पॉजिटिव होकर जो है ना इस चीज को देख रहा हूँ। अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो फिर जाहिर है उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आता है। तो व्हाई वुड वी थिंक नेगेटिव? राइट नाउ द थिंग्स आर मूविंग वेरी 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 पॉजिटिवली। फॉर एग्जांपल द वे पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स रोल इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप देखें तो मतलब चाहे अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प या जो उनके जो जेडी वैंस हैं, मार्को रूबियो, दे नेम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दे नेम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो दे आर रिकॉग्नाइजिंग पाकिस्तान के, पाकिस्तान जो एक पीस मेकर बन के आया है और सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का जितना बड़ा इस वक्त नाम हो गया है, जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग को रुकवाने में किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह आगे जो नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा चांसेस तो यही है कि जो मुज़ाकरात का अगला दौर है वो इस्लामाबाद में ही होगा, लेकिन जहां भी हो उसमें पाकिस्तान का बहरहाल एक अहम किरदार होगा और उसका नतीजा जो है ना वो हमें इंशाल्लाह यही देखने को मिलेगा कि इस ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे तो हमारे पास तेल जो है वो मजीद सस्ता आएगा। इसी तरीके से ईरान के साथ हमारी दो तरफा तिजारत जो बड़ी पाबंदियों का शिकार थी, गैस लाइन के ऊपर जो है वो ईरान पाकिस्तान जो रुका हुआ था एक अरसे से काम, उसके ऊपर जो है वर्क इनहेंस किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को हमारी एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हो सकता है, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को जो है वो इससे बड़ा बूम मिल सकता है क्योंकि हमारी एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ आवर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इज टू यूएसए। तो बोथ अगर सिर्फ हमारे अमेरिका और यूएसए के सिनेरियो को ही हम देख लें और इनसे ही अगर हमारे ताल्लुकात, वैसे तो पूरी दुनिया से बेहतर होंगे, लेकिन अगर इन दो ममालिक से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्शन से बहुत ऊपर और बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और उसमें जो है ना हमें इस वक्त करना सिर्फ ये है कि जो हुकूमत एफर्ट्स कर रही हैं, जो फील्ड मार्शल साहब एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें हमें चाहिए कि उनका हम दस्तो बाजू बने। यही इस वक्त हमारे लिए जो है वो विन विन सिचुएशन बन सकती है। लेकिन चौधरी साहब, जाहिर है कि ये एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसको अच्छा खासा वक्त लग सकता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में जो इन्फ्लेशन रेट अभी 8.4% का दिखाया है, जाहिर है बड़ा क्लोज है 10% से, और पिछले 3 साल में जिस तरह बेस प्राइस में इजाफा हुआ तो ये 8 या 9% भी उस बेस प्राइस का, जो कि एक मौके पर 38% के हिसाब से बढ़ रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा तस्वुर होता है। तो ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो बहुत खौफनाक तस्वीर दिखा रहा है मासेस लेवल पर। तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। जी अरबाब, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया वंस अगेन कि देखें 3.5% की अगर एक तरफ हम ग्रोथ रखें तो इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी पर कैपिटा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। मोर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इवन जीडीपी पर कैपिटा कम होगा क्योंकि हमारी अगर 3.5% के हिसाब से भी ग्रोथ रहती है 2026 में या 2027 में, तो इसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और टोटल जीडीपी को जब हम डिवाइड करेंगे पर कैपिटा तो
अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। तो एज ए रिजल्ट जो रियल इनकम है, जो कंज्यूमेबल इनकम है एक आम आदमी की, उसमें इजाफा नहीं हो रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड जब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन अगर कांस्टेंट रहे तो भी मसला है, अगर इन्फ्लेशन जो है वो तवक्कुआत से कम रहे तो भी जो है ना वो प्रॉब्लम है। तो ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो हमें महंगाई की वजह से नहीं है, ज्यादा हमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है पिछले 3-4 साल से कि हमारा जो जीडीपी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है। एज ए रिजल्ट जो है ना वो इंडिविजुअल की कंज्यूमेबल इनकम जिसे हम कहते हैं, या परचेजिंग पावर, बाइंग पावर जो है वो एक बंदे की डेवलप ही नहीं हो पा रही। तो जब बाइंग पावर ही नहीं डेवलप हो रही तो उसकी वजह से इकोनॉमी हमारी एक स्क्वीजिंग इफेक्ट आ रहा है। तो हमें रादर देन के इन्फ्लेशन के लिए ज्यादा जो है ना वो परेशान होना चाहिए, हमें वर्किंग करनी चाहिए कि हम अपने जीडीपी को ज्यादा जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। बम्पर क्रॉप हमारी एक्सपेक्ट की जा रही है इस मर्तबा वीट में, इसी तरीके से एग्रीकल्चर में बहुत हमारे पास स्कोप है। नो डाउट इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर है तो बिजली और टैक्सेशन की वजह से थोड़ा सा उसमें मसाइल हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, हमारे सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और कौमें बनती भी इसी तरीके से हैं कि वंस जो है वो कोई भी उनको जो 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 इस किस्म के हालात आते हैं, कोई चैलेंजिंग किस्म के सिनेरियोज उन्हें दरपेश होते हैं तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि यार ये हमें अपॉर्चुनिटी आई है और हमें इससे सीखना भी है और हमें इससे बढ़ के आगे भी निकलना है। तो दिस इज द वे नेशंस आर बिल्ड, जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक अमेरिका। आप देखें उन्होंने एक 2-2 दिन या हफ्ते महीने की प्लानिंग नहीं की हुई, वो तो अगले 10-10 15-15 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो वही चीज जो है वो डेफिनेटली हमें भी करनी पड़ेगी। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड लर्न एंड दे शुड इन प्लेस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, ताकि जो है ना वो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। ये डॉगिज्म को थोड़ा सा खत्म करना होगा। एंड अगेन आई मस्ट से कि वी शुड फोकस टू इंक्रीज आवर जीडीपी रादर देन अप इन्फ्लेशन। दिस इज बियॉन्ड जो है ना हमारे कंट्रोल में, कई चीजें नहीं है। पेट्रोल की प्राइस की अगर आप बात करते हैं, दैट इज नॉट इन द गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्राइसेस उसकी अप एंड डाउन हो रही है और उसका फिर जो इम्पैक्ट आता है वो हर चीज पे आता है, खाने पीने की चीजों के ऊपर भी आता है, रिहाइश के ऊपर भी आता है, ट्रैवलिंग के ऊपर भी आता है। तो मेन जो कंपोनेंट है सीपीआई का वो भी यही फ्यूल प्राइसेस हैं। तो अगर फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहेंगी तो महंगाई अप एंड डाउन हो सकती है, एक्सपेक्टेशन जो की जा रही है। लेकिन द मेन थिंग इज वी शुड फोकस ऑन आवर जीडीपी एंड 3.5% की अगर 2027 में जीडीपी ग्रोथ रहती है तो दैट विल बी अ बिग डिजास्टर। तो इसको जो है ना अगर हमने बचना है तो फौरी तौर के ऊपर इकदाम करने होंगे कि हमारा जीडीपी जो है वो बढ़े और एज ए रिजल्ट जो है ना लोगों की बाइंग पावर डेवलप हो। दैट इज द एक्चुअल सिनेरियो। चौधरी साहब, जाहिर है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कुछ बड़ी अच्छी और खुशगवार खबरें भी सामने आ रही हैं, खासतौर पर अब कराची के हवाले से। कराची जो कि माजी में कभी रोशनियों का शहर था, फिर ऐसा दरमियान में एक फेज़ आया कि ये अंधेरों का शहर लगने लगा और अब एक बार फिर ये अपनी रोशनियों की तरफ लौट रहा है कि इलेक्ट्रिक के नए चेयरमैन शहरियार चिश्ती साहब अब बन गए। और ज़ाहिर है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए अभी अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से उन पर एतमाद का इजहार किया है। और इसके फौरी बाद हमें एक बड़ा मेजर चेंज भी नज़र आया कि इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस में भी रिसेंटली हमने देखा कराची में कैसा आंधी और एक तूफ़ानी कैफियत थी, बहुत तेज़ हवाएं चली, बहुत शदीद बारिश हुई, लेकिन पूरे शहर की बिजली मौजूद रही और तमाम फीडर्स प्रॉपर वर्क करते रहे, बाकायदगी के साथ काम करते रहे। तो ये कितना एक पॉजिटिव चेंज हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से शहरियार साहब का चेयरमैन के इलेक्ट्रिक बनना। और अब जाहिर है कि स्टार्ट ही इतना ज़बरदस्त है तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंस बतदरीज बेहतर होती जाएगी। चौधरी साहब जी, शहरियार साहब जो है ना, देखें एक प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन है और मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली जो है वो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ऑल दो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, डिजिटल अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें जो है वो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छा डेवलप किया है, इवन अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया है और कोशिश की है। और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कि उसमें अच्छी जो है ना वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और उसके बाद एक इदारे का अगर प्रोफेशनल सीईओ शहरियार साहब की तरह का आता है तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो थोड़ी बहुत भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं या लोगों के मसाइल हैं, अपार्ट फ्रॉम अब एक इनहेरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं ना, आप फर्ज करें फर्नेस ऑयल मिल ही नहीं रहा या फेडरल गवर्नमेंट भी सफ़र कर रही है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो वो अपनी जगह पे है। लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक में जैसे कनेक्शंस हैं वो आप बैठे बिठाए घर से ऑनलाइन जो है ना
उसको कर सकते हैं, कंप्लेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इस किस्म के मसले मसाइल हैं तो वो उसके लिए आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम चाहेंगे कि इसको जो है ना वो ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो या फर्दर जो प्राइवेटाइज होने जाएंगे, तो उसके लिए के इलेक्ट्रिक को एक जो है वो बेसिकली पेरेंटल रोल और सिंबॉलिक रोल प्ले करना है कि लोग जो है ना इनके फुट स्टेप को फॉलो करते हुए पूरे मुल्क को जो है वो रोशनियों का मुल्क बनाए। कराची तो इंशाल्लाह रोशनियों का शहर बन ही रहा है और उसमें कई का डेफिनेटली बहुत अहम किरदार है। और चौधरी साहब, हमने रिसेंटली देखा, कल ही पहले फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में शाम 5 से रात 1 बजे तक के दरमियान 2.5 घंटे की लोड शेडिंग ज़रूरी है, चूँकि जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक को उससे एग्जेम्प्ट करार दिया गया। पूरे मुल्क में सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी थी, के इलेक्ट्रिक और हैस्को, जिनको इससे मुस्तस्ना रखा गया। तो ये भी एक बड़ा क्रेडिट है कराची वालों को, प्रॉपर इस दौरान बिजली मिलती रहेगी जब पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन मैं तो, मेरे दोस्त वगैरह हैं पंजाब में या इवन दूसरे शहरों में भी, तो वहाँ तो आप यकीन करें बुरा हाल है। तो मैं तो कराची में होते हुए तो मुझे अब देखें ना, मैं यहाँ पे फर्ज करें PCHS में बैठा हूँ, यहाँ पे कोई किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। इवन शाम में जो है ना वो अपने घर की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कंफर्टेबल। तो थैंक्स टू के इन दिस रिगार्ड, रादर के बाहर पूरे मुल्क में वाकई लोगों की जो है ना तौबा हुई हुई है। तो दिस इज क्रेडिट गोज टू के, नो डाउट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।